हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में भाग 5। मैंने आपको बताया था, भाग 5 में मैंने 5 अध्याय बताए थे, उसी में से आज एक अध्याय चैप्टर 1 का डिस्कस करेंगे। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में 5 चैप्टर आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे कि ये 5 चैप्टर हम पार्ट 5 में स्टडी करेंगे। उसमें से आज पहला चैप्टर है। मैं आज उस पहले से फर्स्ट चैप्टर को संघ की कार्यपालिका जिस नाम है द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, संघ की कार्यपालिका के नाम से पहला चैप्टर था। इस अध्याय को आज स्टडी करते हैं। तो आइए चलते हैं, कम टू द पॉइंट। और जो लोग भी इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक, आइए कम टू द अपने टॉपिक पे चलते हैं। कम टू द टॉपिक एंड संघ की कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। संघ की कार्यपालिका में संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, और मंत्रिपरिषद 3 तरह की, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये आपके मंत्रिपरिषद के हो गए। ठीक, तो ये आप पढ़ेंगे द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन के में आप ये स्टडी करेंगे। ठीक, जिसमें से आपका इसमें पहला चैप्टर होगा, इसमें राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। इससे पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के 3 आधार है। भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के 3 आधार या स्तंभ है। कौन 3 आधार या स्तंभ है? पहली आपकी कार्यपालिका है, दूसरी विधायिका है, तीसरी न्यायपालिका है। ठीक, तो ये 3 स्तंभ है भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के। कार्यपालिका मतलब विधियों और नीतियों का, विधियों के अनुसार या नीतियों के अनुसार, विधि के अनुसार या नीति के अनुसार शासन का संचालन करने का कार्य कार्यपालिका का। कार्यपालिका से ही स्पष्ट हो रहा, कार्य करने वाली संस्था। तो कार्य करने वाली संस्था कैसे कार्य करने वाली? विधि और नीतियों के अनुसार शासन का संचालन करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। विधि और नीतियों के अनुसार शासन का संचालन करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। ठीक, विधायिका जो विधि और नीतियों का निर्माण करती है वो विधायिका कहलाती है। विधि का निर्माण करने वाली संस्था को या नीतियों का निर्माण करने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं। न्यायपालिका विधायिका द्वारा निर्मित की गई विधि या नीतियों में कोई संशय या उत्पन्न विवाद का निपटारा करना न्यायपालिका का काम होता है, और न्याय करना न्यायपालिका का काम होता है। तो ये हो गया आपके भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के 3 आधार स्तंभ थे। अब आते हैं राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद आपका राष्ट्रपति है, ये अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक में उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक में उल्लेख हुआ है, संविधान में उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 52 बताता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा से बताता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। होगा का अर्थ होता है कि भारत के जो राष्ट्रपति का पद है वो संवैधानिक पद है, जिसे रिक्त नहीं रखा जा सकता है, इसलिए भारत का वो एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति का जो पद है एक संवैधानिक पद है, और इस पद को रिक्त नहीं किया जा सकता है। जब तक दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव जब तक हो नहीं जाता है, तब तक ये पूरा जो पहले राष्ट्रपति होते हैं वो तब तक अपने पद से हटते नहीं, जब तक दूसरे राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। इसलिए ये होगा, ये एक संवैधानिक पद है, इसमें राष्ट्रपति के पद को रिक्त नहीं रखा जा सकता है। तो अनुच्छेद 52 बताता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, अनुच्छेद 53 जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, और वह स्वयं इन शक्तियों का कार्य या प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। जो इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और एक चीज इसी में क्लियर कर दूं, संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, और औपचारिक रूप से प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 54 में बताया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और इसमें एक अमेंडमेंट किया गया है 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और
पुडुचेरी, पांडिचेरी जो संघ शासित प्रदेश थे, इनकी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 55 बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या निर्वाचन की रीत के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणी मत के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणी पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक का समय होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक का कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है। इसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख से एक अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और, इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, तो उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 57 बताता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 57 के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता या योग्यता। तो इसमें कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करता है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करता है, वे संविधान के उपबंध के अधीन वे पुनर्निर्वाचन की योग्यता रखता है। संविधान के उपबंध के अधीन वे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है, योग्य है। ठीक, और वो चाहे जितनी बार हो, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य माना जाता है। तो ये थी पुनर्निर्वाचन की योग्यता। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, और कोई लाभ के पद पे ना हो। तो यहाँ लाभ के पद को थोड़ा समझ लीजिए, इसको नोट डाउन करके एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ और राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ और राज्यों के मंत्रियों को लाभ के पद के रूप में नहीं रखा गया है, लाभ के पद का रूप नहीं माना गया है। ठीक, तो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति की योग्यता है। इसके बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकन के लिए कम से कम या न्यूनतम 50 निर्वाचकों द्वारा अपने नाम का प्रस्ताव 50 निर्वाचकों द्वारा अपने नाम के प्रस्ताव को पारित होना चाहिए, और उन निर्वाचकों द्वारा इस प्रस्ताव को 50 निर्वाचकों द्वारा कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन होकर पारित होना चाहिए। ये आपकी इसमें राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकन के लिए कम से कम या न्यूनतम 50 नामांकन के लिए निर्वाचकों द्वारा अपने नाम का प्रस्ताव कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा अपने नाम का प्रस्ताव पारित कराना चाहिए, और उस प्रस्ताव में निर्वाचकों द्वारा कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा अपने प्रस्ताव का अनुमोदन होना चाहिए। 50 प्रस्तावकों द्वारा अपने नाम के इस प्रस्ताव का अनुमोदन पारित होना चाहिए। तो ये था। इसके बाद प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में या भारत सरकार के सरकारी खजाने में, प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में या भारत सरकार के सरकारी खजाने में
15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करनी पड़ती है। प्रत्येक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में या भारत सरकार के सरकारी खजाने में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में रखना जमा करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत कुल वैध मतों का एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। अब आर्टिकल 59 अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के लिए पद के लिए क्या शर्तें हैं। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, तो भारत के राष्ट्रपति को निःशुल्क शासकीय आवास उपलब्ध होगा। और भारत के राष्ट्रपति को उपलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकारों का भारत का राष्ट्रपति समय समय पर संसद द्वारा निश्चित की गई समय समय पर कई उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार का हकदार होगा। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा समय समय पर निश्चित की गई उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार का हकदार होगा। ठीक, और भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन 5 लाख रुपए है। भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन जो 2008 के अधिनियम में अमेंडमेंट करके भारत के राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 5 लाख रुपए है। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में इसके बाद अनुच्छेद 61 बताता है महाभियोग प्रक्रिया के बारे में। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत हम महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया है। अब महाभियोग प्रक्रिया क्या है? महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण, भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण या कदाचार करने पर संविधान का अतिक्रमण करने या कदाचार द्वारा ही संसद कदाचार करने पर अतिक्रमण करने या संविधान का अतिक्रमण या कदाचार पर संसद द्वारा चलाई जाने वाली प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण या कदाचार करने पर संसद द्वारा चलाई जाने वाली प्रक्रिया को एक प्रोसेस को, एक मेथड को, एक विधि को महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद द्वारा चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा इसको। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया जो कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रक्रिया क्यों चलाई जाती है? जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण या कदाचार करते हैं। ठीक, संविधान का उल्लंघन, कदाचार, अतिक्रमण करते हैं तो राष्ट्रपति पर पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। ठीक, जो कि एक जो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और कहाँ अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक, अब प्रक्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में पारित की जा सकती है। अब जो सदन इस प्रस्ताव को लाता है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर कर संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। जो सदन इस प्रक्रिया को लाता है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर कर उसे सदन में रखा जाता है और उस सदन के 2/3 सदस्यों के बहुमत से इस महाभियोग प्रक्रिया के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है। जिस सदन में ये प्रस्ताव 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर कर इस प्रस्ताव को सदन में रखा जाता है और जिस सदन में रखा जाता है उस सदन के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है। आरोप सिद्ध हो जाने पर दूसरा सदन जांच करता है और दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है। आरोप सिद्ध हो जाने पर उस सदन के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर पारित कर दिया जाता है और उस सदन के जो सदन जांच करता है, दूसरा सदन में रखा जाता है, जो सदन जांच करता है उस सदन के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति पद से फिर हटना पड़ता है। राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र हटना पड़ता है। ठीक, इस महाभियोग एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। इस महाभियोग प्रक्रिया चलाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले पूर्व सूचना देनी होती है।
राष्ट्र महाभियोग प्रक्रिया चलाने से पहले राष्ट्रपति को इसकी 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होती है। ठीक, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया की, महाभियोग प्रक्रिया की सूचना देनी होती है। तो ये थे राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, क्या क्या शक्तियां हैं? तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राष्ट्रपति की कई शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बारे में आइए बात कर लेते हैं, और कुछ अनुच्छेद हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको एग्जाम पास करके हाईलाइट करते जाइएगा। ठीक, राष्ट्रपति की शक्तियां, इसमें कार्यपालिका शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, ठीक, वित्तीय शक्तियां हैं, ठीक, कूटनीतिक शक्तियां हैं, ठीक, और उसके बाद सैन्य शक्तियां, ये शक्तियां हैं। तो इसमें हम पहले बात कर लें कार्यपालिका शक्तियां। ठीक, कार्यपालिका शक्ति में अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो संघ की कार्यपालिका औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होगा। ठीक, राष्ट्रपति होगा, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक, और राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जो अनुच्छेद 74 में उल्लिखित है, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद अनुच्छेद 75 में बताया गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। इसके बाद एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना मांगने का अधिकार है। ठीक, सूचना मांगने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि जो मंत्रिपरिषद द्वारा बनाई गई विधि और नीतियों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करें या सूचना दें। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने का शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद बात कर लें विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में आपका अनुच्छेद 75 में बता दिया था। 75 अनुच्छेद, इसमें आपका 75 बता दिया था। 75 में, ये 85 में अनुच्छेद 75 बता दिया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब विधायी शक्तियों में अनुच्छेद 85 में संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को बुला सकता है। राष्ट्रपति को शक्ति होती है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को आहूत कर सकते हैं, और संसद के अधिवेशन का सत्रावसान कर सकते हैं, और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। संसद के किसी अधिवेशन का विघटन भी कर सकते हैं, और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 85 में है। इसके बाद अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद को संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार है। मैंने कहा इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट करिए, ये सारे पॉइंट्स पूछे गए एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। जो वो कौन 12 सदस्य हैं? जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशेषाधिकार रखते हैं, रुचि रखते हैं। ठीक, उपलब्धियां हासिल की हो, जिन्होंने विशेष उपलब्धियां हासिल की हो, वो उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। और अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा के 2 सदस्यों को, एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का, जब दोनों सदन अधिवेशन में ना हो, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो एक अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। कब दिया गया? जब संसद के दोनों सदन अधिवेशन में ना हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय
ठीक। इसके बाद अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लागू करना। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। ठीक, वित्तीय आपातकाल। इसके बाद एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 143 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार है। ठीक, इसके बाद एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट करिएगा। अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। ये आपके राज्य के निदेशक तत्व में बताया था। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है। ठीक, पृथक्करण किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति को न्याय प्रबंध में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक, लेकिन अनुच्छेद 143 के तहत वो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार है। खाली परामर्श का अधिकार है, कोई उनके कानूनी कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है। तो ये थे आपकी आज की क्लास राष्ट्रपति के बारे में। नेक्स्ट क्लास हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।